जब डिवाइन एंजल स्वॉर्ड और डार्क डीमन स्वॉर्ड उसके सामने एक साथ रखी गई, उसने जरा भी हेजिटेट नहीं किया और डार्क डीमन स्वॉर्ड उठा ली। लेकिन ये इसलिए नहीं था कि वो डिवाइन एंजल स्वॉर्ड चूज नहीं करना चाहता था, बल्कि अनडू स्वॉर्ड्स में से सिर्फ डार्क डीमन स्वॉर्ड हाई उसके साथ रेसोनेट कर रही थी। लेकिन यूज इस बार कोई सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि ये सब पहले से ही डेस्टिन्ड था। अगर तू दोबारा जिंदा भी हो जाए तब भी तू मुझे ही चुनेगा ना। टर्न्स आउट अपनी पिछली लाइफ में उसने डार्क डीमन स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया था और एम्पायर का सबसे पावरफुल असैसिन बन गया था। अब जैब यूज एक नई लाइफ मिली है, वो अलग तरीके से जिएगा। वो सिर्फ खुद पर ट्रस्ट करेगा और जो भी उसे चाहिए वो खुद हासिल करेगा, बिना किसी और का ऑर्डर फॉलो किए। आखिर में नसीब ने भी उसका साथ दिया। यूज अपनी लाइफ दोबारा शुरू करने का एक नया चांस मिल गया। इस बार उसने खुद की पाथ पर चलने का डिसीजन लिया है। क्या साइबरवर्स अपनी चुनी हुई पाथ पार सक्सेसफुल होगा? यूज कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे? चलो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और पता करते हैं। एक डिसोलेट लैंड में बैटल चल रही थी। सब लोग एक ब्लैक रोब्ड मैन को घेरे ह्यूदा। उस ब्लैक रोब्ड मैन के दिमाग में एक आवाज बार बार गूंज रही थी, फैमिली के लिए जीना है। मेरे पिताजी हमेशा यही कहते थे। उनका मतलब था कि मुझे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए और अपने बड़े भाई के साथ एक शैडो की तरह जीना चाहिए। वो ब्लैक रोब्ड मैन जमीन पर घुटनों के बाल बैठा था। उसके हाथ बेजान थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी एनर्जी ड्रेन हो चुकी हो। दूर से एक शख्स चलते हुए आया और कहा, क्या प्राइसलेस व्यू है। ब्लैक रोब्ड मैन का चेहरा खून से सना हुआ था। उसने धीरे से ऊपर देखा। उस वक्त वही आवाज यूज टॉन्ट कर रही थी। एक नाइट अकेला कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल कमांडर्स से लड़ रहा है। जमीन पर कई नाइट्स गिरे ह्यूदा, जिन्हें ब्लैक रोब्ड मैन ने हारा था। एक आदमी जो प्रीस्ट जैसा दिख रहा था भीड़ से अलग खड़ा था और तारीफ करते हुए बोला, उस शख्स का छोटा भाई अलग ही है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सायन का नाम पुकारा गया। सायन ने ठंडी नजर से अपने सामने खड़े शख्स को देखा और कहा, बोरिस। बोरिस ने एक घिनौना एक्सप्रेशन दिया जो किसी परवर्ट से कम नहीं था। सायन ने अपनी ब्लैक स्वॉर्ड निकल ली। तो बताओ वो कौन है जिसने तुम्हें भड़काया? किंग ने किया क्या? एक रेड एंड ब्लैक मिस्ट ने उसे घेर लिया। बोरिस उसके बनाए हुए प्रेशर से पीछे हट गया। उसने फ्राउन करते हुए कहा, ये डिस्गस्टिंग ब्लैक मिस्ट, तो वो रूमर्स सच थे। तुम ही मिस्ट के असैसिन हो। तभी सायन ने अपनी पावर अनलीश कर दी। उसका ऑरा हर चीज पर डोमिनेट कर रहा था। बोरिस ने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारा मिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारे लाइट नाइट्स के लिए एक फॉग जैसा है। मैं अपने सुपीरियर्स को रिपोर्ट करूंगा कि मैंने अस बास्टर्ड को खत्म कर दिया है, जो आउटसाइडर्स से अलायंस कर रहा था। सायन ने हार नहीं मानी। उसने अपनी स्वॉर्ड कास के पकड़ ली और प्रोवोक किया, अच्छा करके देख लो। मैं गारंटी देता हूँ इस बैटल के 1 महीने बाद भी तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए दांत नहीं बचेंगे। बोरिस बिल्कुल नहीं डरा। उसने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, अगर तुम अपनी सीक्रेट पावर यूज करने का सोच रहे हो तो गिव अप कर दो तो बेहतर होगा। यहाँ एक 9 स्टार मैजिक बैरियर है। सायन ने मन में सोचा, मुझे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा और उस असली कल्प्रिट का नाम अपने भाई को बताना होगा। सायन की आंखें लाल हो गई। उसने अपनी स्वॉर्ड उठाई और चैलेंज किया, बैरियर, मैं इसके 100 टुकड़े कर दूंगा। अचानक एक आवाज गूंजी, बस करो सायन। एक गोल्डन आर्मोर्ड मैन वहां आया। बोरिस ट्यूरेंट एक तरफ हो गया और रिस्पेक्टफुली झुक गया। जैसे ही सायन ने आने वाले को देखा वो स्टंड रह गया और उसका सारा ऑरा गायब हो गया। उसने मन ही मन वो बात याद की, फैमिली के लिए जीना है। मेरे पिताजी हमेशा यही कहते थे। मेरा भाई एट्रो इस फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव है। एट्रो की सक्सेस हाई सायन की सक्सेस है और आने वाला कोई और नहीं। सायन का बड़ा भाई एट्रो था। सायन हैरा रह गया। टैब यूज एहसास हुआ कि असली कल्प्रिट तो एट्रो और जैब सायन अभी भी स्टंड था। एट्रो उसके करीब आ गया। सायन को इस बार बिलीव नहीं हो रहा था। उसका जिस्म ढीला पैट गया, पूरा शहर जैसे बोझ से डैब गया हो। एट्रो ने शांति से कहा, लगता है तुम कंफ्यूज हो कि मैं यहाँ कैसे आ गया। दोनों भाई एक दूसरे के सामने थे, लेकिन माहौल अब बहुत ऑकवर्ड हो गया था। सायन अभी भी उम्मीद रखते हुए पूछा, ये सब क्या है? एट्रो ने शांति से कहा, सायन तुमने अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभाई है, फैमिली के लिए, लोगों के लिए और मेरे लिए भी। आखिरी 3 शब्दों ने जैसे सायन का स्विच ऑन कर दिया। उसने एट्रो को जस्टिफाई करते हुए सुना, इसलिए मैं बस चाहता हूं कि तुम उस बर्डन को छोड़ दो। सायन ने कंफ्यूज्ड होकर पूछा, मैं समझा नहीं, मैंने क्या गलत किया है? एट्रो ने फ्राउन करते हुए कहा, क्या गलत किया? वो टेरिफाइंग मिस्ट, तुम एक मर्डरर से कम नहीं हो। मैं तो तुम्हें इंसान भी नहीं मान सकता अब। सायन ने अपना सर झुका लिया बिना कोई ऑब्जेक्शन किए। यूज एक्सपेक्ट नहीं था कि एट्रो उसकी पावर को ही उसके कत्ल का रीजन बनाएगा। उसी वक्त एट्रो अभी भी राइटियस बनने की कोशिश कर रहा था, खुद को सही मानकर उसे ताने मार रहा था। क्या तुमने इतने लंबे समय तक सबको डिसीव किया है और अभी भी अपनी गिल्ट का एहसास नहीं हुआ क्या? सायन का चेहरा खून से भरा था। उसके दिमाग में सिर्फ घूमती हुई बातें थी, मर्डरर, मेरी गिल्ट, ये क्या बकवास कर रहा है? सायन की आंखों में अब सिर्फ नफरत थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। सायन को याद आया किंगडम में सक्सेशन वॉर, डीमन लॉर्ड की आर्मी का रेड।
कॉन्टिनेंटल यूनिफिकेशन वॉर। मैंने ही तुम्हें ये सब कुछ हासिल करने में हेल्प की थी, क्योंकि मैं पैदा ही हुआ था सिर्फ तेरी गुलामी करने के लिए। सायन ने गुस्से में जमीन पर एक जोरदार मुक्का मारा। उसने सोचा, और अब तू मुझे अकेला छोड़ देगा? मैंने 20 साल तक घोड़े की तरह तेरे लिए काम किया है। सायन के जिस्म से काला धुआं फूटने लगा। सायन का जिस्म खून से लथपथ था। उसने खुद से कहा, ये जिस्म चाहे कितना भी टूट जाए, मुझे कोई परवाह नहीं, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा, बस अगर तुझे खत्म कर दूं। उसकी नफरत की सोच फूट पड़ी, और उसके साथ ही एक बेहिसाब मैजिक पावर का तूफान उमड़ पड़ा। आसपास के नाइट्स खौफ ज्यादा हो गए। इसके पास अब भी इतनी मैजिक पावर है? ऐसा हो ही नहीं सकता। ये अब इंसान नहीं रहा। सायन ने तलवार थाम ली और कॉम्बैट स्टांस में आ गया। उसने ताना मारते हुए कहा, कितने बेवकूफ हो तुम। एक हीरो अपने ही भाई को मारने की कोशिश कर रहा है सिर्फ डर की वजह से। तुम्हें शर्म नहीं आती? ये बात अचो के दिल में चुभ गई थी। उसके माथे की नसें टैन गई थीं। सायन तलवार लेके आगे बढ़ा। उसके जिस्म के गर्द लाल धुआं छा गया। अचो और सायन के बीच कई मूव्स का तबदला हुआ। ये साफ था कि उनकी ताकत तकरीबन बराबर थी। बस एक बार सायन ने अपनी रफ्तार बढ़ाई। उसने सोचा, एक बार काफी है। अचो को रेजिस्ट करते हुए देखकर सायन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और उसकी तरफ लपका। उसने सोचा, अगर मैं उसके वीक पॉइंट पर वार कर सकूं तो वो रिकवर नहीं कर पाएगा। जैसे हाय सायन ने तलवार घुमाई, अचो के सामने एक शील्ड बन गया जिसने अटैक को रोक दिया। सायन हैरा रह गया। उसने आसपास देखा और समझ गया, बोरिस ने अचो की मदद की थी। सायन ने गुस्से में गाली दी, काम भक्त बोरिस। एक घिनौनी आवाज गूंजी, ओ कमीने। और उसके बाद सायन के पेट में एक वार चुभ गया। उसकी अपनी ब्लैक स्वॉर्ड जमीन पर गिर गई। अचो ने तलवार को अपने भाई के पेट में घुसा रखा था और उसने मायूसी से कहा, क्योंकि तू मेरा भाई है, मैंने सोचा था तुझे आसानी से बिना दर्द के मौत दूंगा, लेकिन तूने अपनी असली शक्ल दिखा ही दी। अचो ने तिवारी चढ़ाई और खुद को सच्चा साबित करते हुए कहा, मुझे तो पहले से ही पता था कि तू एक डेविल है। अच्छा हुआ कि मैंने शुरू से ही तुझ पर भरोसा नहीं किया। ये अल्फाज सायन के लिए एक बहुत बड़ा शॉक था, जिसने अचो के लिए अपनी जान लगा दी थी। अचो ने बेरुखी से सायन के कमजोर जिस्म पर लात मारी। उसके बाद उसने बिना किसी रहम के बोरिस की तरफ मुड़कर कहा, चलो। बोरिस ने खुशी से झुककर जवाब दिया, जी सरकार। सायन जमीन पर पड़ा था। उसके जिस्म में एक रत्ती भी जान नहीं बची थी। उसने दूर आसमान की तरफ देखा और धीरे से गाली दी, काम भक्त। सायन ने सोचा, क्या यही मेरा अंजाम है? मैंने एक बेवकूफाना जिंदगी जी है। उसकी आंखें धीरे से झुक गई। सायन ने खुद को गाली दी, बेवकूफ। अचंक अचो को कुछ गलत लगा और उसने पलटकर देखा। पता चला सायन उठ चुका था और तेजी से उसकी तरफ लपका। सायन चीखा। उसने अपनी पूरी ताकत इस अटैक में झोंक दी थी। जैसे ही तलवार अचो की गर्दन तक पहुंची, एक रोशनी की किरण फूटी और सायन को दूर फेंक दिया। बी एंड अंधेरे में सायन को जैसे कोई आवाज सुनाई दी, यंग मास्टर सायन। वो हदबदाकर उठ बैठा। सायन ने अपनी गर्दन पकड़ रखी थी और हाँफ रहा था। एक नौकरानी ने गुस्से से उसे डांटा, आप और कितनी देर तक सोएंगे? जल्दी उठिए, आपको तैयार होना है यंग मास्टर। सायन ने हैरानी से उसका नाम लिया, एमिली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस पाल यूज कुछ ठीक नहीं लगा। सायन ने एमिली को देखते हुए सोचा, लगभग 20 साल हो गए मैंने आईएससी नहीं देखा। वो बिल्कुल वैसी हाई लग रही है जैसे आखिरी बार देखा था। जैब सायन परेशान था। एमिली अपना डर भरा छोटा दिल थामे ह्यू पूछ रही थी, आप क्या कह रहे हैं? अभी तक नींद में है क्या? सायन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसने आसपास देखा, ये जगह मुझे याद है, ये मेरा बचपन का कमरा है, यहाँ की सजावट बिल्कुल वैसी की वैसी है। अचानक यूज कुछ एहसास हुआ और उसने अपना हाथ अपने चेहरे पर रखा। रुको, क्या मैं फिर से बच्चा बन गया हूँ? एमिली ने कमर पर हाथ रखकर ऊंची आवाज में पुकारा, यंग मास्टर सायन। जिसे सुनकर वो हैरानी से अपना सर उठाया। एमिली ने समझदारी से कहा, आप ट्रेनिंग से बचने के लिए वक्त बर्बाद कर रहे हैं ना? जल्दी होश में आइए और चलिए। सायन को एक पाल के लिए याद नहीं आया। उसने हैरानी से पूछा, ट्रेनिंग? कैसी ट्रेनिंग? उसके सवाल के साथ ही कमरे का माहौल एकदम शांत हो गया। वट्स फैमिली डची में आज का दिन बेहद खूबसूरत था। ना बादल थे ना बारिश। सायन ने चमकती धूप को देखा और मन ही मन कहा, मैं जरूर पास्ट में वापस आ गया हूँ। ये वही फिल्म है जो मरने से पहले मेरी आंखों के सामने गुजरी थी। मौजूदा घटनाएं याद करते हुए सायन को झटका लगा। मुझे याद आ गया, 20 साल पहले, फाउंडिंग ईयर 985, मार्च की पहली तारीख, मियर एकेडमी में दाखिले के 1 साल बाद हर साल डची में कॉम्बैट ट्रेनिंग का सेशन होता था। मियर फादर, इस डची के मालिक ड्यूक वैट ने भी इस इवेंट में हिस्सा लिया, जिसे ये एक ग्रैंड इवेंट बन गया। मेरा अपोनेंट था ग्रेंज वैट, मेरी ही उम्र का, मेरा हाफ ब्रदर। उसकी माँ मार्गरेट जेड ड्यूक की वाइफ थी। इसी वजह से ग्रेंज को सबसे ज्यादा अटेंशन मिलती थी, जबकि हम दोनों ही घर में सबसे छोटे थे। सायन ने अंदर ही अंदर उस वक्त को याद किया जब वो कितना यूजलेस था।
उसने सोचा, मैं एक बिगड़ा हुआ बच्चा था। इस मैच में हारने और बेइज्जत होने के बाद मेन सबके लिए एक मजाक बन गया था। उस वक्त सायन के फादर ने गुस्से में कहा था, कुछ भी ट्राई मत करना, और इसी मैच की वजह से मेयर फादर ने मुझसे मुंह मोड़ लिया था। एमिली ने घबराकर धीमी आवाज में उससे कहा, तुम दोनों सरेंडर कर दो। सायन ने बड़े कामली जवाब दिया, कोई बात नहीं, बस जीतना है। उसने मायूसी से सोचा, ये मेड भी तो मुझे नीचा दिखा रही है। अपनी स्वॉर्ड निकालते ही सायन हैरान रह गया। उसने स्वॉर्ड उठाकर देखी। एक स्वॉर्ड हाई तो है, इतनी भारी कैसे? उसने सोचा, मेरी स्ट्रेंथ तो अभी भी वैसे ही है जैसे पहले थी। एमिली ने हाथ हिलाकर उसे कहा, जख्मी मत हो जाना यंग मास्टर। सायन ने अपनी स्वॉर्ड कास के पकड़ी, सोच में डूबा हुआ था। ये फीलिंग ना कोई सपना है, ना मरने से पहले का कोई इल्यूजन। मैंने तो कभी नहीं सुना कि किसी स्पेल से इतना स्ट्रॉन्ग इल्यूजन हो सकता है। ये सोचते ही उसने अपने होंठ भींच लिए। टेंस होकर सोचा, क्या मैं सच में पास्ट में वापस आ गया हूँ? अरीना में कदम रखते ही ग्रंस ने अकड़कर मजाक उड़ाया, ओ तुम भागे नहीं इस पाल। सायन के दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आया, तो क्या मैं फ्यूचर बदल सकता हूँ? उसने बेचैनी से बगल में देखा। ड्यूक वैट ने हाथ उठाकर सिग्नल दिया, शुरू करो। और सिग्नल मिलते ही ग्रंस अपनी स्वॉर्ड लिए दौड़ पड़ा। अपने चेहरे पर विक्ट्री की मुस्कान लिए चिल्लाया, कहाँ देख रहा है बे? ग्रंस खुशी से हंसा और अपनी स्वॉर्ड नीचे की तरफ घुमाई। सायन ने ये सब देखा और बेप्रवाही से सोचा, ये क्या है? क्या ये कोई स्नेल है? इतना स्लो कैसे? सायन एक कदम पीछे हटा और ग्रंस अपना बैलेंस खो बैठा। वो अपनी मोमेंटम में ही अपनी स्वॉर्ड जमीन में घुसा बैठा। एम्बेरस होकर ग्रंस ने दांत पीस कर गली दी, हाथों कवर्ड, और जैसे ही वो उस पे अटैक करने ही वाला था, सायन ने हल्के से अपनी स्वॉर्ड घुमाई और उसके वेपन को हवा में उड़ा दिया। और फिर उसने ग्रंस के घुटने पर एक किक भी मारी। उसके दर्द से आंसू निकल आए, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने के लिए वो दर्द सहते हुए दांत पीसने लगा। आखिर में जब उससे सहा नहीं गया, ग्रंस जमीन पर गिर गया और अपना पैर पकड़कर दर्द से चिल्लाने लगा। ग्रंस की माँ मार्गरेट ने घबराकर चिल्लाया, ग्रंस। सायन की आंखें लाल हो गई थी। उसने ठंडे दिमाग से सोचा, अब बस अपनी स्वॉर्ड उसके गले पर रखनी है और ये ड्यूल खत्म हो जाएगा। पर ये काफी नहीं था। सायन ने अपनी स्वॉर्ड और कास के पकड़ी। उससे याद आया, बचपन में ग्रंस हमेशा उससे बुली करता था और उसे मजाक का पत्र बनाता था। जब मैं एकेडमी गया तब भी यही हाल था। उसका वो घमंडी चेहरा मेन कभी नहीं भूल सकता। इसलिए सायन के दिमाग में अब सिर्फ एक ही बात थी, यूज ऐसी सजा देनी होगी ताकि वो फिर कभी मुझसे ऐसा करने की हिम्मत ना करे। सायन ने धीरे से ग्रंस पर पैर उठाया। उसने खुद से कहा, इस जिंदगी में मैं अपनी खुद की राह बनाऊंगा। और उधर ग्रंस डर के मारे चीख रहा था। रिजल्ट ये था कि ग्रंस मैच हार गया और जमीन पर झाग निकलते हुए अनकॉन्शियस पड़ा था। इसी बीच ड्यूक ने सायन को ग्रंस से मिलने का ऑर्डर दिया और उससे रेस्ट करने को भी कहा। वो हैरान था, क्या मेरी विक्ट्री इतनी इंप्रेसिव थी? सायन ने बगल में खड़े बड़े नाइट को देखा। यूज खुद सीनियर नाइट यूंकुन, जो ड्यूक का राइट हैंड मैन था, एस्कोर्ट कर रहा था। इसी वक्त मार्गरेट और उसकी मेड वहां आई। सायन को उसके आने का वेट भी नहीं करना पड़ा। वो समझ गया कि आगे क्या होने वाला है। उसने डिसरिस्पेक्टफुली सोचा, लगता है ये अब अपने बेटे के बारे में कुछ कहेगी। वो ऐसी लग रही थी जैसे अभी अभी किसी कुत्ते की पूंछ पर पैर रख दिया हो। सायन खुद को रोक नहीं पाया और उससे प्रोवोक किया, मैडम ग्रंस ठीक तो है ना मैडम? मार्गरेट ने गुस्से में दांत पीस कर दांता, अपने ही भाई को इतनी बुरी तरह मारने के बाद तेरी हिम्मत कैसे हुई ये पूछने की? बेवकूफ कहीं का। सायन ने उसकी तरफ कोई अटेंशन नहीं दी। अपने दोनों हाथ पॉकेट में डाले और वहां से निकलते हुए उसने अपनी विक्ट्री की मुस्कान छुपाए बिना कहा, ड्यूल ऐसे ही तो होते हैं ना, फिर मिलेंगे। लेकिन मार्गरेट ने फिर कहा, इसलिए तेरे जैसे बास्टर्ड को कभी भी असली बेटे जैसा ट्रीट नहीं करना चाहिए। वो गुस्से में आगे बोलती रही, माँ जैसी बेटा वैसा, ये सब तेरी गंदी माँ की वजह से है। तुझे तो सड़कों पर भीख मांगनी चाहिए थी, और तू है कि यहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। सायन गुस्से से कांप गया। उसने पलट कर देखा, उसकी आंखें लाल थी और चेहरा दरवाना लग रहा था। उसने सोचा, ये औरत अपनी लिमिट क्रॉस कर चुकी है। क्या मैं आईसी मार दूं? सायन ने एक शैतानी मुस्कान दी। मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता कि इस औरत को कैसे टॉर्चर करना है। मैं यूज धीरे धीरे दर्द का एहसास कराऊंगा। सायन धीरे से बोला, मैडम आप जानती है कि मैं ग्रेंज के साथ एकेडमी जाऊंगा, है ना? मार्गरेट ट्यूरेंट अलर्ट हो गई, तेरा मतलब क्या है? सायन ने शैतानी तरीके से हंसकर धमकी दी, आप तो चाहती होंगी ना कि आपका बेटा सही सलामत ग्रेजुएट हो? मुझे नहीं लगता आपको अपने बेटे की इतनी फिक्र है ना मैडम? मार्गरेट ने दांत पीस गुस्से से टू उसका खून खाल उठा और उसने हाथ उठाया। बदतमीज, तेरी हिम्मत कैसे हुई? सायन ने उम्मीद से बगल में खड़े नाइट की तरफ देखा, जिसने मार्गरेट को रोक दिया और बोला, माफ करना मैडम डॉट। उसने कहा, ड्यूक ने यंग मास्टर को बुलाया है, कोई इमरजेंसी काम है। अब हम और देर नहीं कर सकते, हमें अभी जाना होगा। इस नाइट की बातों में कोई कमी नहीं थी, चाहे वो ना चाहती हो, पर वो कुछ कर नहीं पाई। सायन नाइट के पीछे छुपकर मुस्कुराया। ड्यूक का ऑर्डर सबसे ऊपर होता है और वो खुद उस नाइट से प्रोटेक्टेड था जिसे वो ऑर्डर मिला था। एक नाइट जो ड्यूक की पत्नी के सामने भी नहीं झुका।
कितना अच्छा और ट्रस्टवर्दी इंसान है। सायन को ड्यूक के रूम में ले जाया गया। कुछ बार नॉक किया तो अंदर से आवाज आई, अंदर आ जाओ। सायन कमरे में गया और अदब से ग्रीट किया। वैट फैमिली का सबसे छोटा बेटा सायन, आपसे मिलने आया हूं फादर। सायन ने सर झुकाकर सोचा, लगभग 15 साल हो गए हम ऐसे अकेले में नहीं मिले। ड्यूक विलियस वैट ने इशारा किया, बैठो। वो विलियस के महान लॉर्ड द यूएक्साइटी किंगडम की वेस्टर्न टेरिटोरी, दुनिया उन्हें एक और नाम से जानती थी, प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्टिनेंट। वो हीरो जिन्होंने डीमन अटैक को रोका था अपनी जोरदार मैजिक और गहरी विजडम से। इस आदमी ने वो जिम्मेदारी उठाई जो किसी ने उस पे थोपी नहीं थी, डीमन लॉर्ड की आर्मी के खिलाफ जंग में अपनी आखिरी सांस तक। जो वो चाहते थे वो इस पूरे कॉन्टिनेंट की शांति थी, पर मेरी यादें उनके बारे में अलग थी। एक ऐसा आदमी जो खुद अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की गुलामी में लगा दे, एक बेवकूफ। सायन ने मासूम चेहरा बनाए रखा, पर अंदर ही अंदर विलियस को जांच कर रहा था। विलियस ने खामोशी तोड़ी। तुम्हारी आंखों ने स्वॉर्ड को एग्जैक्टली फॉलो किया और डॉज किया। सायन हैरान रह गया, समझ नहीं पाया वो क्या कह रहे थे। विलियस ने ट्यूरेंट पॉइंट किया। जिस पाल ग्रेंज ने अटैक किया तुमने सीधा आती हुई स्वॉर्ड पार देखा और अटैक डॉज करने के लिए घूम गए। विलियस ने सायन के आज के मैच के सारे डिटेल्स बता दिए। फिर उन्होंने पूछा, तुमने स्वॉर्ड चलना कब सीखा? सायन टेंस हो गया। हमेशा की तरह वो बहुत शार्प है, उसने खुद को शांत दिखाते हुए जवाब दिया। सीखा नहीं है, बस मैं हर रात खुद हाई प्रैक्टिस करता हूं फादर। विलियस को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने फिर पूछा, जहां तक मुझे याद है तुम्हें स्वॉर्ड्समैनशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तुम अपनी एबिलिटीज क्यों छुपा रहे हो? सायन ने शर्माना दिखाते हुए सर खुजाया। सच कहूं तो मेन अटेंशन नहीं चाहता था, विलियस ने आगे कहा। फिर भी तुमने ग्रेंज को हरने की पूरी कोशिश की, लेकिन जैब विलियस की बात रुकी। सायन चौंक गया। विलियस ने उसके लास्ट किक का जिक्र किया और कहा, क्या वो जो तुमने उसके बाद किया वो एक्स्ट्रा नहीं था? सायन ट्यूरेंट बात की गहराई समझ गया। तो फादर मुझे चेक कर रहे थे, क्या वो मेरी एबिलिटीज समझने की कोशिश कर रहे हैं? उसने ट्यूरेंट एक जायज एक्सप्लेनेशन ढूंढा और जवाब दिया, मेन खुद को प्रूव करना चाहता था। विलियस ने शक से पूछा, प्रूव? क्या प्रूव? सायन ने सीधा जवाब दिया, ये प्रूव करना कि मेन ग्रेंज से बेटर हूं, भले ही हम दोनों का खून एक है। यही इज अल्टीमेट बैटल का मतलब है जो मैंने समझा। जैसे ही उसने ये कहा विलियस हंस पड़े। वो खुशी से तारीफ करने लगे। शाबाश, कितना क्लियर और एक्यूरेट जवाब, तुम्हारा लेवल दिखा रहा है। मुझे यकीन नहीं था कि तुम इतने टैलेंटेड हो। मैं बहुत खुश हूं। विलियस ने सोचा, एक दिन तुम जरूर एट्रो के राइट हैंड बनोगे। एट्रो का नाम सुनते ही सायन बुरी तरह हिल गया, जैसे उसकी पूरी दुनिया बिखर गई हो। क्या मैं उसका असिस्टेंट कैसे बन सकता हूं? मारनी से पहले की यादें उसकी आंखों के सामने नाच उठी। सायन ने विलियस को गुस्से से देखा। आज भी वही, वो अभी भी सिर्फ एट्रो के बारे में सोच रहा है। सायन ने मुट्ठी काज ली, खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। विलियस को कुछ अजीब नहीं लगा, वो अभी भी खुशी से बोल रहे थे, ये कोई ट्रॉफी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें इस मैच के लिए रिवॉर्ड देना चाहता हूं। जो भी चाहिए मांग लो। सायन जैसे डिटरमाइंड हो गया था। उसने मन ही मन सोचा, तो मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा, हर वो चीज जो वो एट्रो चाहता है। ये सोचकर सायन ने कॉन्फिडेंस से कहा, जो मुझे चाहिए वो है वापस प्रेजेंट में। एमिली सायन की विश सुनकर दार से चीख पड़ी। क्या आप बैटलफील्ड जाना चाहते हैं? सायन बेड पर शांति से बैठा जवाब दिया, हाँ, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। एमिली चिल्लाई, पागल हो गए हो? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आपको पता है वो कैसी जगह है? वो भयानक डीमंस से भरी है। ये सोचकर एमिली कांप उठी। विलियस, यूसुफ किंगडम की वेस्टर्न टेरिटोरी, ये पूरे कॉन्टिनेंट में एक ही जगह है जिसे बैटलफील्ड माना जाता है। फिर भी इस टेरिटोरी में सिर्फ लिमी वैली हाई फ्रंट लाइन है। वो एक बहुत हाई फियर्स अरीना है, जहां डीमंस के साथ जंग कई 100 सालों से चल रही है। इसलिए मियर फादर, जिन्होंने शुरू से ही सख्त विरोध किया था, उन्होंने एक कंडीशन रखी, मुझे प्रूव करना होगा कि मैं 1 महीने में लिमी वैली जाने के लायक हूं। पता नहीं वो किस बेस पर डिसीजन लेंगे। सायन ने अपने कमजोर जिस्म को देखा और खुद से कहा, इस बीच फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़नी होगी। मैं अभी भी अपने आगे के लोगों से कमजोर हूं। जब तक मैं इतना लकी ना हो जाऊं कि रिग्रेशन से पहले की अपनी कॉम्बैट इंट्यूएशन रिटेन कर सकूं, और वो थोड़ी सी मैजिक जो मुझे अंदर महसूस होती है, अगर मेन बॉडी को ट्रेन करूं तो अपनी एबिलिटीज के साथ मैं इसका जरूर अच्छे से फायदा उठाऊंगा। ग्रेट, आज से ही प्रैक्टिस शुरू करनी होगी। अपनी हथेली में रेड मिस्ट को देखते हुए सायन का डिटर्मिनेशन और बढ़ गया। अचानक दरवाजे के बाहर से एक चीख गूंजी। सायन, एक लड़की सायन के रूम में घुस आई। उसने देखा कौन आया है। सायन हैरानी से बोला, एलिस। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एलिस उसकी तरफ लपकी और उसका कॉलर पकड़ लिया। एमिली ने ठंडे अंदाज में पूछा, मिस एलिस, आप ठीक तो है ना?
लेकिन एलिस ने उसे नजरअंदाज किया और गुस्से में साई-एन पार बरसी। पागल हो गए हो क्या तुम? मैंने सुना है तुमने पापा से बैटलफील्ड जाने की इजाजत मांगी है, सही सुना मैंने? साई-एन का कॉलर इतनी जोर से पकड़ा गया कि उसे सांस लेना मुश्किल हो गया। उसने मुश्किल से कहा, एलिस प्लीज मुझे छोड़ो पहले। एलिस ने साई-एन का कॉलर छोड़ दिया। जमीन पर पड़े अपने कमजोर छोटे भाई को देखकर उसने गुस्से में कहा, लगता है तुमने ग्रेंज को हरा दिया है तो अब बहुत एरोगेंट हो गए हो, है ना? ऐसा कुछ नहीं है। एलिस ने गंभीरता से हुक्म दिया, जल्दी से मेरे पीछे सिटी वॉल पर आओ। अब तक आसमान में अंधेरा छा चुका था। सिटी वॉल पार। एलिस साई-एन के सामने खड़ी होकर हुक्म देती है, जब तुम अपनी तलवार निकालोगे हम शुरू करेंगे। अगर तुम मेरे अटैक्स को 3 मिनट तक रोक पाए तो मैं तुम्हें बैटल पर जाने दूंगी। साई-एन ने लाचारी से पूछा, क्या सच में हमें इतनी दूर तक जाना पड़ेगा एलिस? एलिस ने गंभीरता से जवाब दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस एक सवाल का जवाब दो, क्या तुम एम कर रहे हो इस फैमिली की पोजीशन पार? एलिस की आंखें तेज हो गई। साई-एन को बात समझ आ गई। उसने मायूसी से सोचा, तो इसलिए दीदी को ऐसा करना पड़ा? हाँ, मुझे तो इसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। एलिस ने जब उसकी खामोशी देखी तो उसने मान लिया कि उसका सोचना सही था। उसने अपनी तलवार निकालते हुए कहा, तो ये सच है? निकालो अपनी तलवार। साई-एन ने थक कर अपनी तलवार निकाली। अभी तो ग्रेंज के फाइट के बाद सिर्फ आधा दिन का रेस्ट मिला था और आज का पूरा दिन तो केओस में ही निकल गया। एलिस ने जैसे ही साई-एन को तलवार निकालते देखा वो सीधी उसकी तरफ लपकी। साई-एन को लगा वो मजाक कर रही है, पर ये तो सच था। वो हैरान होकर सामने देखता रहा। एलिस ने तेजी से उस पर अटैक किया। खुशकिस्मती से साई-एन ने अपनी पिछली लाइफ की इंस्टिंक्ट्स से इस अटैक को रोक दिया। इस बात ने एलिस को हैरान कर दिया। नामुमकिन, उस बच्चे ने तलवार रोकी? वो सिर्फ 10 साल का है। जब एलिस हैरान थी, साई-एन दांत पीस कर अटैक रोक रहा था। क्या दीदी सच में पूरी ताकत से अपने 7 साल छोटे भाई को मारने वाली है? एलिस पीछे हट गई। उसने असेस किया, विलो स्वॉर्ड की ब्लेड बहुत स्ट्रांग है, फिर भी उस बच्चे ने मेरी लॉन्ग स्वॉर्ड को रोक दिया। ये 2 बार तो बस लक था। एलिस की पेशानी पर नसें उभार आई। उसने ऐसी मुस्कान के साथ कहा जो मुस्कान नहीं थी, तुम्हारे इंस्टिंक्ट्स तो मेरी सोच से भी बेहतर हैं, हाँ मेरे प्यारे साई-एन। जैसे ही उसने ये मुस्कान देखी, साई-एन की रूह कांप गई। उसने मन ही मन सोचा, गया काम से। उसने मुश्किल से पुकारा, एलिस, इस उम्मीद में कि शायद थोड़ी रहम मिले। लेकिन एलिस को कोई परवाह नहीं थी और वो एक बार फिर लपकी। तेजी से अटैक करते हुए उसने घूमकर तलवार चलाई, एक खूबसूरत मूव बनते हुए। साई-एन ने मुश्किल से उस भारी ब्लेड को अपने कंधे पर रोका। वो तेजी से ब्लेड के सहारे थोड़ा स्लाइड हो गया। एलिस की रिस्ट्रेंट से निकलने का फायदा उठाते हुए साई-एन ने ट्यूरेंट अपनी तलवार उसकी तरफ घुमा दी। इस बात ने एलिस को हिला दिया, जो साई-एन को कमजोर समझ रही थी। जैसे ही वो उसकी रिस्ट्रेंट से निकला, साई-एन ने मौका पाते ही अपनी तलवार एलिस की तरफ बढ़ा दी। लेकिन ताकत का डिफरेंस बहुत ज्यादा था। साई-एन ने दांत पीस और मन ही मन बुदबुदाया, डैम इट। उसने अपनी पूरी ताकत अपनी रिस्ट में लगाई और तलवार को एक स्पिन दिया और फिर तेजी से एलिस को पीछे धकेल दिया। साई-एन पीछे की तरफ कूद गया, उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ाते हुए वो पास के एक स्टोन पिलर पर उतरा। उसने हांफते हुए सांस ली। उसके दिल में डर भर गया था। वो अटैक सच में बहुत डेंजरस हो सकता था। अगर मैंने उस वक्त तलवार को घुमकर डायरेक्शन चेंज ना की होती तो मैं उन्हें मार चुका होता। मिस की स्वॉर्ड टेक्निक, थिक बोन्स, इसे फाइट करना मुश्किल है बिना अपोनेंट के वीक पॉइंट पार हिट किए, क्योंकि मेरी पावर अभी काफी वीक है। साई-एन ने परेशानी से सोचा, 18 मिनट्स में और कितना टाइम बचा है? उसके तलवार पकड़े हाथ हल्का सा कांप रहे थे। उसने तनाव में सोचा, मैं अपनी कमजोर स्ट्रेंथ को तलवार को मैजिक से कवर करके कॉम्पेंसेट कर रहा हूँ, लेकिन मैं अब अपनी लिमिट पर हूँ। इसी दौरान एलिस अपने 7 साल छोटे भाई को हरा ना पाने की वजह से गुस्से में थी। उसने दांत पीस्ड यू स्पेल पढ़ा, अर्थ, विंड, वाटर, आओ और मेरी ब्लेड को एम्पावर करो। साई-एन ने सुनते ही पहचान लिया। वो हैरान होकर घबराया, लेवल 6 मैजिक। बिल्कुल, एलिस ने अपनी वाटर स्वॉर्ड की मूव का इस्तेमाल करते हुए अपने वेपन को कवर कर लिया था। वो फाइटिंग स्टांस में आ गई, पूरी ताकत लगाने की तैयारी में। साई-एन अंदर ही अंदर रोने लगा। क्या दीदी मुझे मारने वाली है? मुझे तो लगा था ये बस एक स्ट्रेंथ टेस्ट है। लगता है एलिस का कम्पिटिटिव स्पिरिट जाग उठा था। उसने पक्के इरादे से कहा, हार नहीं सकती। साई-एन ये देखकर लाचार हो गया। खत्म, मैं उनकी आंखों में किलिंग इंटेंट साफ देख सकता हूं। साई-एन ने अपनी डिफेंसिव स्टांस ली। उसने परेशानी से सोचा, मेन सिटी वॉल से गिर जाऊंगा, भले ही मैं ये मूव रोक दूं। मुझे बस ये बिलीव करना होगा कि ये अभी होने वाला है। सोचा और किया। साई-एन ट्यूरेंट आगे बढ़ गया। वो सीधा एलिस की तरफ लपका, जो अपना अल्टीमेट मूव करने की तैयारी में थी। साई-एन ने तलवार घुमाते हुए प्रे किया, प्लीज प्लीज इस फाइट को रोको। एलिस घूम गई, अटैक करने की तैयारी में। साई-एन ने मन ही मन यूनकैन का नाम चिल्लाया। और बिल्कुल सही, जैसे ही वो दोनों टकराने वेल्दा, एक आवाज गूंजी, रुक जाओ। यूनकैन ने एक हाथ से साई-एन का कॉलर पकड़ा और दूसरे हाथ से एलिस की तलवार रोकी। दोनों तलवारों के टकराने से पूरी सिटी वॉल में एक बड़ा शॉकवेव पैदा हुआ।
एक नीली रोशनी से सब कुछ रोशन हो गया। यून कैन ने गंभीर चेहरे से पुकारा, मिस एलिस, आप एक इतने यंग अपोनेंट के साथ कुछ ज्यादा ही सख्त हो रही है। साई एन ने चैन की सांस ली। मेन सोच ही रहा था ये कब आएंगे। थैंकफुली सही टाइम पार आ गए और ठीक इसी पाल एलिस जैसे होश में आई और चीख पड़ी। वो साई एन को जल्दी से गले लगाकर रोने लगी, बिलखते हुए। ओह, आई एम सो सॉरी साई एन, मैं तो जैसे एक पाल के लिए पागल ही हो गई थी। एलिस ने बिलखते हुए एक्सप्लेन किया, मेन बस तुम्हें बैटलफील्ड में जाने से रोकना चाहती थी। मैं उस बात से बहुत ज्यादा हॉन्टेड हो चुकी हूँ इसलिए। साई एन ने अपनी बहन के आंसू हेल्पलेस होकर महसूस किए। उसने खुद से कहा, ये बिल्कुल उसकी तरह है, वो हमेशा हर चीज में ओवर एफर्ट करती है। साई एन की बहन अन टॉप स्टूडेंट्स में से थी जिन्होंने रॉयल एकेडमी के सारे सब्जेक्ट्स में एस रैंक हासिल किया था। वो जगह जहां सारे टैलेंटेड बच्चे इकट्ठे होते थे अगर उनके पास स्वर्ड्समैनशिप, मैजिक या किसी और एकेडमिक फील्ड में टैलेंट होता था। सबसे बढ़कर उसकी ब्यूटी हेरन कर्डीन वाली थी, इसलिए लोग यूज चाइल्ड ऑफ गॉड कहते थे। बचपन से ही यूज रिगरस स्वर्ड्समैनशिप ट्रेनिंग दी गई थी। यूज फ्यूचर कॉन्टिनेंट डिफेंडर के रूप में देखा जाता था, एल्डेस्ट सन अट्रोवर्ट के साथ। लेकिन नाइट्स ऑफ लाइट लीजन में ज्वाइन करने के कुछ देर बाद ही उसकी हत्या कर दी गई। पास्ट लाइफ की मेमोरीज जैसे उमड़ आई। साई एन ने इमोशनली एलिस को कांस के गले लगा लिया और मन में सोचा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है एलिस, इस बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। एलिस ने साई एन के अनस्टेबल इमोशंस को महसूस किया और उसका नाम पुकारा, साई एन। कोई जवाब ना मिलने पर एलिस को कुछ याद आया और वो युनकुन की तरफ पलटकर बोली, अब याद आया, क्या तुम काउंट के गार्डियन नाइट नहीं हो? लेकिन काउंट तो बैटलफील्ड जा चुके हैं। युनकुन ने घबराकर दूसरी तरफ देखा और जवाब दिया, मुझे काउंट का ऑर्डर मिला है कि मेन यंग मास्टर को कुछ वक्त के लिए प्रोटेक्ट करूं, हालांकि मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि ये एक सीक्रेट है। साई एन उसके झूठ को अच्छे से जानता था। उसने मन ही मन में डिस्पाइस किया, मैं तो उसकी प्रेजेंस तब से फील कर रहा हूँ जब से मेन काउंट के ऑफिस से निकला। क्या वो अपीयर होता अगर ये बैटल नहीं होती? लेकिन मेयर फादर ने युनकुन को मुझे सीक्रेटली प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर क्यों दिया? साई एन अचानक से ड्राउजी हो गया, उसकी आंखें जैसे बैंड होने वाली थी। वो एलिस की गॉड में गिर गया और चेन से सो गया। एलिस ने एक गहरी सांस ली और बेचारी प्यार भरी निगाहों से उसे देखा। तारों भरे रात के आसमान को देखते हुए उसने कहा, वो अब भी बिल्कुल एक बच्चे जैसा है। अगली बार एलिस एकेडमी लौट आई। अपेरेंटली वो बस अपने फादर से मिलने आई थी ग्रेजुएशन सेरेमनी से पहले। इस वक्त साई एन पुशअप्स कर रहा था। वो 9 तक काउंट कर रहा था। कुछ देर स्ट्रगल करने के बाद वो अपनी 10th पुशअप कर पाया। साई एन ने मन में सोचा, मुझे लगता है मुझे स्ट्रॉन्गर बनना होगा, इसलिए मैंने पिछले 2 हाफ टन से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पार फोकस किया है। लेकिन 10 पुशअप्स मेरी लिमिट है। मेन 2 हाफ टन से इस लिमिट पार स्टक हूं। इस हर्ष ट्रूथ को रियलाइज करते हुए साई एन बहुत डेस्परेट हो गया। उसने अपने पास्ट लाइफ को याद किया और एनवी फील की। मेन अपने पास्ट लाइफ में अपनी स्ट्रेंथ पर बहुत कॉन्फिडेंट था। मैं वापस पहले जैसा बनना चाहता हूं। मुझे फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एक सोल्यूशन चाहिए। अचानक एमिली अंदर आई और अनाउंस किया, यंग मास्टर, मिस एलिस ने एक पैकेज भेजा है। साई एन ने खुशी से पूछा, सच में? एमिली ने अपनी नाक बंद की और स्ट्रॉन्ग स्मेल वाली बॉटल दी, बोली, ये क्या है? इसकी स्मेल बहुत पंजेंट है। साई एन ने मन ही मन में जवाब दिया, वो हेलहाउंड ब्लड है जो मैंने उनसे लाने को कहा था। ये एक रेयर आइटम है जो सिर्फ LYMI वैली में मिलता है, लेकिन मुझे लगता है कि ब्लैक मार्केट में इसके मिलने की रूमर सच है। साई एन ने जैसे हाई ब्लड बॉटल बॉल में डाली, अंदर की चीज उबलने लगी। उसने सोचा, डिमोनिक बीस्ट का ब्लड उसकी हॉरिबल स्मेल और बर्निंग सेंसेशन के करंट पॉइजन माना जाता है, लेकिन असल में ये पहली बार यूज करने पर यूजर की मना और स्ट्रेंथ को परमानेंटली इंक्रीज करता है। बहुत से लोग ISC बस एक फॉल्स रूमर मानते हैं, लेकिन मैं अपने पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस से जानता हूं कि ये सच है। साई एन को बॉल उठाते देख एमिली ने वरीड होकर पूछा, यंग मास्टर, क्या आप सच में ISC पीने वाले हैं? साई एन ने हाँ में सर हिलाया। उसने मन में एक और बात जोड़ी। उसके मन में पुरानी बातें याद आने लगी। मुझे अब भी पहली बार याद है, वो फॉरेस्ट मशरूम सूप टू थी। उसका पहला बाइट लेते ही मेरा दिल रुक गया था। उस सूप के सामने के उस सूप बॉल की इमेज उसके माइंड में एक मूविंग मॉन्स्टर की तरह उभरी। साई एन ने खाली ब्लड बॉल को टेबल पर पाठक दिया। उसने खुद को हिप्नोटाइज किया, ये टेस्टी है। लेकिन उसका डेस्ट चेहरा एमिली को वेरी कर गया। अचानक साई एन फौरन उठ खड़ा हुआ और चिल्लाया, एमिली। एमिली ने कंफ्यूज होकर जवाब दिया, जी। साई एन की आंखें रेड हो चुकी थी। उसने स्माइल किया और कहा, मैं थोड़ी देर वॉक पर जा रहा हूं। साई एन ने एक्साइटेड होकर सोचा, अब देखते हैं क्या ये वर्क करता है। साई एन एक खाली जमीन पर गया। इस जगह को देखा जो कैसल से काफी दूर थी। साई एन ने सोचा, मुझे यहाँ आए हुए काफी टाइम हो गया है। मैं पिछले 2 हाफ टन से इस पाल का वेट कर रहा हूं। ये प्राइवेट मोमेंट जिसे यूल डिस्टर्ब नहीं कर रहा था क्योंकि वो फादर को रेगुलर रिपोर्ट्स दे रहा था। वो बस मेरा पीछा करता रहता है। अनोइंग है। मैं यहाँ आता था जब भी मुझे अकेला रहना होता था। एक दिन अचो को गॉड ऑफ लाइट ल्यूमेंडल से एक रेवलेशन मिली।
कहा जाता था कि एक एंशिएंट टेम्पल इन पहाड़ों में कहीं छुपा हुआ है। मैंने इस बार पूरा बिलीव नहीं किया था, लेकिन सच में एक जगह थी जहां मना फ्लो कॉन्सेंट्रेट होता था। लगता है वो यही कहीं है। ऑफ कोर्स गॉड का रेवलेशन आ गया था। साई एन ने एक्साइटेड होकर अपने हाथ में मैजिक पावर यूज की। उसने खुशी से सोचा, तो अब बस मैं ही इसके बारे में जानता हूँ। साई एन ने मैजिक पावर यूज करके अपने पैरों के नीचे की जमीन और पत्थरों को उलट पुलट दिया। उसने ट्रायम्फेंटली सोचा, अचो, मुझे लगता है तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ। लगता है ये यही कहीं है। श्योर इनफ, धूल और पत्थर उलाटने के बाद एक अंडरग्राउंड टनल अपीयर हुआ। साई एन ने खुद से कहा, चलो। साई एन अंदर गहरा गया। उसने आसपास देखा और असेस किया। ये पिछली बार से बिल्कुल अलग है जब मैं यहाँ था। ये जगह गॉड ऑफ लाइट ल्यूमेंडल को डेडिकेट किया गया एंशिएंट टेम्पल है। जब तक इस लैंड की हिस्ट्री एरेज नहीं हो गई थी गॉड्स और डीमंस के बीच की वॉर के कारण, जो 300 साल पहले हुई थी। साई एन ने सामने चमकते हुए टेम्पल को देखा। चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन था। कौन सोच सकता था कि ऐसी जगह कैसल के ठीक पीछे वाले माउंटेन पार भी एग्जिस्ट कर सकती है। साई एन श्राइन की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों ने एक चमकती हुई चीज देखी। वो एक्साइटेड हो गया। मिल गया मुझे, इस कैसल का ओनर। वो और कोई नहीं, अचो की प्रीवियस लाइफ की स्वॉर्ड थी, फाउंडिंग के 999 साल पहले 12 अगस्त। फाइनली ह्यूमैनिटी ने डीमन किंग की आर्मी को विलियस से सक्सेसफुली बाहर निकाल दिया। डीमन किंग की आर्मी ह्यूमंस से कई गुना ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन ह्यूमंस को एक एंशिएंट रेलिक मिली जिसे वेपन ऑफ गॉड कहा जाता था, जिसने उन्हें विक्ट्री दिलाने में हेल्प की। अन रेलिक्स में से एक दुरन डीआरएसी थी। ये एक सेक्रेड स्वॉर्ड थी जिसमें गॉड ऑफ लाइट ल्यूमेंडल की पावर थी। शायद यही स्वॉर्ड थी जिसके कारण ह्यूमैनिटी डीमंस को डिफीट कर पाई, और फ्यूचर में मैं भी इसी स्वॉर्ड के नीचे तड़प कर मारूंगा। वो स्वॉर्ड जो अचो के पास थी, याद नहीं था तो ठीक था, पर अब याद आ गया तो ये स्वॉर्ड आंखों में चुभने लगी है। साई एन ने चमकती हुई स्वॉर्ड को देखते हुए सोचा, लगता है दुरन डीआरएसी का मियर रिग्रेशन से कोई कनेक्शन है। साई एन ने अपना हाथ बढ़ाया और स्वॉर्ड के ब्यूटीफुली कार्व्ड सरफेस को टच किया। उसको जो एक्सपेक्ट था वो नहीं हुआ। साई एन ने एक लंबी सांस ली, और जैसा उसने प्रिडिक्ट किया था, कुछ भी नहीं हुआ। उसने गुस्से में स्वॉर्ड को जोर से किक किया। साई एन पैल था, दांत पीस कर गली दी। सारा मूड खराब हो गया। कैसी फालतू स्वॉर्ड है। काम हो गया तो चले अब। अगर स्वॉर्ड बोल पाती तो पक्का उसने साई एन को भी गाली दी होती। साई एन को एक बात याद आई। एक बार जब तुम लाइट के पार जाओगे तो एक स्ट्रेंज शैडो अपीयर होगी। वो दुरन डीआरएसी स्वॉर्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आगे बढ़ा, और उसने वो ढूंढ लिया जो उसे चाहिए था। मिल गया। एक नजर में देखने पर लगता था कि ये एक स्वॉर्ड की शैडो है, लेकिन नहीं, वहां कोई शैडो थी ही नहीं। उसने खुशी से स्माइल किया। उसने अपना हाथ आस शैडो वाली जगह पर रखा। साई एन ने अपनी मैजिक पावर यूज की। उसने सोचा, अगर लाइट है तो डार्कनेस भी जरूर होगी। ये एक पैसेज था जो एक और रूम की तरफ जाता था। लाइट श्राइन के नीचे छुपा हुआ एक सीक्रेट पैसेज। साई एन उस पैसेज से होते हुए एक दूर तक पहुंचा। उसने हल्का सा दूर खोला और अंदर झांका। जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था, उसकी वेट की हुई स्वॉर्ड यही थी। साई एन ने खुशी से कहा, मिल गई तुम मेरी स्वॉर्ड। साई एन ने स्वॉर्ड को पकड़ लिया। डीमन स्वॉर्ड कर्म दुरन डीआरएसी से बिल्कुल अलग। इस बार जैसे ही उसने डीमन स्वॉर्ड को टच किया, एक पावरफुल एनर्जी वेव बाहर निकल गई। स्वॉर्ड पार लगा जेम चमकने लगा, जैसे अपने नए मास्टर को वेलकम कर रहा हो। साई एन ने एक्साइटेड होकर स्वॉर्ड उठाई। गुड मॉर्निंग करम। कुछ स्विंग्स करने के बाद साई एन को लगा कि ये प्रीवियस लाइफ जैसा नहीं है। उसने इरिटेट होकर पूछा, तुम अभी तक अवेकन नहीं हुए क्या? लेकिन इस बात से साई एन की खुशी कम नहीं हुई। वो एक्साइटेड होकर हंसा। ये फेमिलियर फीलिंग बेस्ट है। ऐसा लग रहा है कि अभी किसी को काट डालूं। तभी जमीन के नीचे से काले धुएं के क्लाउड्स उठने लगे। एक शैडो अपीयर हुई और पूछा, ओए बच्चे, तुझे डर नहीं लगता क्या? क्या तुझे पता नहीं कि मुझे अवेकन करने के क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं? साई एन ने ठंडक से जवाब दिया, पता नहीं? मतलब अब ये स्वॉर्ड मेरी हुई ना? वो ब्लैक शैडो पूरी तरह से उभार आई, अपना ह्यूज रूप रिवील किया। उसने धमकी देना शुरू किया, एक सोई हुई डीमन स्वॉर्ड को अवेकन करके अब पछताने से कुछ नहीं होगा बच्चे। ब्लैक शैडो ने एक्साइटेड होकर शातिर हंसी हंसी। वो तेजी से साई एन की तरफ लपका और जोर से चिल्लाया, अब तेरी बॉडी मेरी है। कौन जानता था कि साई एन ने सिर्फ एक हाथ से अस ब्लैक शैडो की गर्दन पकड़ ली। उसने शांति से अस शैडो को देखा जो ह्यूमन फॉर्म में चेंज होकर सांस लेने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। पहले तो इतनी जल्दी में नहीं था तू। शैडो ने मुश्किल से कहा, क्या है तू? तू है कौन? मुझे टच कैसे कर पाया? साई एन ने विक्ट्री स्माइल के साथ कहा, मैंने कहा था ना, ये स्वॉर्ड मेरी है। शैडो ने हार नहीं मानी। उसने अपना हाथ आगे किया और अपने पिंकिश ह्यूड क्लॉस रिवील किए। उसने साई एन पर अटैक किया। गायब हो जा। जैसे ही साई एन ने हाथ छोड़ा, उसने इस मौके का फायदा उठाया और तेजी से पीछे हट गया। शैडो ने साई एन को कॉन्शियस होकर देखा। कौन है तू? कहीं तू सक्सेसर तो नहीं है?
शैडो की आंखों में साई एन के चरण तरफ एक स्ट्रेंज ब्लैक रेड मिस्ट थी। वो डाउट में था। मुझे तुझसे इरू की एनर्जी फील क्यों हो रही है? साई एन ने शांति से जवाब दिया, हाँ सही कहा, मैं इरू का सक्सेसर हूँ। उसने बदमाशी से स्माइल किया और बोला, तेरा मास्टर वापस आ गया है। घुटने टेक दे डीमन। डीमन स्वॉर्ड करम। करम ने गुस्से से दांत पीस और गली दी, तू तो सिर्फ एक बच्चा है, मैं नहीं मानता। इतना बोलते ही करम साई एन पर अटैक करने लपका, लेकिन साई एन ने उसके हर अटैक को अपनी असली फॉर्म से ब्लॉक कर दिया। साई एन अटैक्स को डिफेंड करते ह्यू हैज रहा था, पार सोच रहा था और बोलना बेकार है। डीमन स्वॉर्ड का अल्टीमेट एम यूजर की बॉडी को पोजेस करना है। करम को पूरी पावर से अटैक करते देख उसने सोचा, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, थोड़ा झुकना ही पड़ेगा। उसने ऐसा सोचा। साई एन थोड़ा सा पीछे हटा, जिसे करम को लगा कि उसने एडवांटेज ले लिया है और वो आगे बढ़कर अटैक करता रहा। तभी साई एन शातिर तरीके से हंसा। उसने डीमन स्वॉर्ड को कंट्रोल करने वाली टेक्निक यूज की, जिसे करम जमीन पर गिर गया और दर्द से चीखने लगा। साई एन पूछता है, एक ही बार पूछ रहा हूँ, दोबारा नहीं पूछूंगा। जब मैं अच्छा था तब तू मुझे अपना मास्टर क्यों नहीं मान रहा था? करम उस डीमन कंट्रोल स्वॉर्ड के दबाव के आगे झुकने से बचने की कोशिश कर रहा था। उसने मुश्किल से चीखा, तुझे वो मूव कहाँ से मिली? तू बड़ा एरोगेंट है। हाँ। साई एन ने एक बार फिर बेप्रवाही से डीमन कंट्रोल स्वॉर्ड का वार किया और करम का सर जमीन में धंसा दिया। वो लगातार चिल्लाता रहा, डीमन कंट्रोल स्वॉर्ड, डीमन कंट्रोल स्वॉर्ड, डीमन कंट्रोल स्वॉर्ड। कुछ देर बाद करम आधा जमीन में धंस चुका था। साई एन ने उस पर तारास खाकर छोड़ दिया और पूछा, अब क्या कहता है? जेड ऑब्वियसली करम के पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय ये कहने के, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ। करम का एटीट्यूड अब भी एरोगेंट देखकर साई एन ने उस मूव को दोबारा बोलने का सोचा। करम ट्यूरेंट डर से कांप उठा और चीखा, मास्टर। जब सब कुछ ठीक हो गया तो साई एन दरवाजे से बाहर निकला। मन ही मन उसने सोचा, अच्छा जो काम करना था वो तो हो गया, वापस चलते हैं ना, मैं काफी देर से यहाँ हूँ। ये सोचकर साई एन ने अपनी तलवार उठाई और निकल गया। तलवार के अंदर करम खुशी से झूम उठा, कितने आवर्स बाद फ्रेश एयर में सांस लेने को मिली है, कितना रिफ्रेशिंग है। करम शरारत से तलवार से बाहर निकला और एक छोटी सी क्यूट सी शैडो बन गया। वो उसके चारों तरफ घूमते हुए पूछा, आए मास्टर, आपका नाम क्या है? साई एन ने बेप्रवाही से जवाब दिया, साई एन। करम को शक हुआ, साई एन, ये नाम तो मैंने कभी सुना ही नहीं। एरन ने सच में तुम जैसा किड चुना है क्या? साई एन ने सीरियस होकर जवाब दिया, हाँ, मेरी पास्ट लाइफ से। करम को शक हुआ, पास्ट लाइफ? ये क्या बकवास कर रहे हो? साई एन ने बेप्रवाही से कहा, मैं एक बार मर चुका हूँ। करम हैरा रह गया। क्या? उसकी आंखों में शौक था और वो साई एन को गौर से देखने लगा। अचानक साई एन दुरंत DRAC तलवार के पास गया। करम ने हैरा होकर कहा, ये अभी भी सो रहा है क्या? साई एन ने ट्यूरेंट जवाब दिया, उसको अपने मास्टर का 20 साल और इंतजार करना पड़ेगा। उसको इतनी कॉन्फिडेंस से बोलते सुनकर करम ने हंसते हुए कहा, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें फ्यूचर का पता हो। अचानक साई एन ने तलवार उठाई और दुरंत DRAC तलवार के हिल्ट को 2 टुकड़ों में काट दिया। तलवार को जमीन पर गिरते देख करम डर के मारे चिल्लाया, ये क्या करने वाले हो तुम? हाँ। साई एन ईविल तरीके से हंसा, अपने हाथ में केट ह्यू हिल्ट को देखते हुए, कौन जानता है, हो सकता है ये फ्यूचर को और इंटरेस्टिंग बना दे। सुबह का पहला सूरज अभी निकल ही रहा था। घोड़े की गाड़ी कैसल से बाहर निकल चुकी थी। गाड़ी के पहिए एक सुनसान वेस्टलैंड पर आकर रुक गए और गाड़ी का दरवाजा खुल गया। साई एन अपनी आर्मर पहने हुए गाड़ी से उतरा। उसने चारों तरफ देखा और मन ही मन सोचा, यकीन नहीं होता कि ये दिन आ गया। वक्त कितनी तेजी से गुजरता है। साई एन विलियस के पास गया। उसने अदब से झुककर कहा, ग्रीटिंग्स ड्यूक डॉट। विलियस ने सीरियस आवाज में कहा, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम बैटलफील्ड में उतरने के लिए डिटरमेंट हो? अगर पीछे हटना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। साई एन ने डिटरमेंट और कॉन्फिडेंट चेहरे के साथ जवाब दिया, हाँ फादर, मेरा दिल तो बैटलफील्ड में ही है। ये सुनकर विलियस ने और कुछ नहीं पूछा। उसने आयनकेन की तरफ मुड़कर ऑर्डर दिया, खोलो। आयनकेन ने ट्यूरेंट जवाब दिया, जी सर। उसने एक मैजिक स्क्रॉल निकला। साई एन ने देखते ही पहचान लिया। मैजिक स्क्रॉल? क्या ये कुछ समन करने वाले हैं? आयनकेन ने मैजिक स्क्रॉल को घुमाया और उसके अंदर का मैजिक सर्कल चमक उठा और एक मॉन्स्टर धीरे धीरे उनके ठीक सामने ज़ाहिर होने लगा। उसके बेड पैर दा, जिन पर नुकीले क्लॉस लगे थे। एक भयानक डॉग साई एन के सामने गुराते हुए ज़ाहिर हुआ। साई एन हैरा होकर पहचान गया, डीमन हाउंड। साई एन के चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट मुस्कान आई। ली एमाई वैली का लो लेवल मॉन्स्टर। फादर और नाइट्स ने जरूर इस टेस्ट को तैयार करने में बहुत मेहनत की होगी। ये सोचकर वो और भी एक्साइटेड हो गया और अपनी तलवार पकड़कर रेडी हो गया। चारों तरफ नाइट्स अपनी तलवार की हिल्ट पकड़े खड़े थे, किसी भी वक्त मदद के लिए रेडी। साई एन ने भी ये रियलाइज किया। उसने सोचा, अगर सिचुएशन डेंजरस हुई तो क्या ये इंटरफियर करेंगे? विलियस पीछे खड़ा हाथ बांधे हुए था। उसने सीरियसली कहा, तुम्हें अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, तो अपनी एबिलिटी प्रूव करो।
इस टेस्ट को पास करो और हमें दिखाओ। उसी वक्त युंकुन उस टेस्ट के बारे में सोचते हुए कहीं लॉस्ट था। उससे कुछ दिन पहले की बात याद आई जब वो अपनी तलवार लिए जा रहा था। युंकुन ने सामने खड़े शैक्स को शौक से देखा और पूछा, यंग मास्टर ने अभी कहा मुझसे ड्यूल करना चाहते हो? साई एन उसके सामने खड़ा था और ऐसे एक्सप्रेस कर रहा था जैसे उसके पास कोई और ऑप्शन ना हो। उसने कहा, बस 3 दिन बचे हैं जब मुझे फादर से किया वादा पूरा करना है। मैं कब तक हवा में तलवार चलता रहूंगा, ठीक है ना? मुझे प्रैक्टिकल कॉम्बैट भी सीखना है। आप मेरी मदद करेंगे ना? साई एन ने युंकुन से बड़े सिंसियर चेहरे के साथ रिक्वेस्ट की। वो नर्वस होकर बोला, ये ड्यूअल आपकी उम्र में यंग मास्टर ग्रैंड। तो इससे पहले कि युंकुन अपनी बात पूरी करता, साई एन ने कहा, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जब भी वो मुझे देखता है तो भाग जाता है। तो उससे ग्रैंड का डर के मारे भागने और दर्द भरी चीख याद आई, मेरे पास मत आना। युंकुन ने डिस्पेयर में सोचा, ये तो प्रॉब्लम हो गई। कोई और रीजन ना मिलने पर युंकुन ने हेल्पलेसली अग्री किया, अगर तुम चाहते हो तो ठीक है। साई एन खुशी से जोर से हंसा। युंकुन ने अपनी तलवार आगे की, एक कंडीशन रखते हुए, इसके बजाय मैं सिर्फ तलवार की स्कैबर्ड का इस्तेमाल करूंगा तुमसे लड़ने के लिए। मैं डिफेंस पर फोकस करूंगा, तुम पूरी ताकत से अटैक करना। साई एन ने अपनी तलवार निकाली और ब्राइटली मुस्कुराते हुए जवाब दिया, थैंक यू युंकुन। अचानक उसने बोला, अच्छा मुझे आपसे एक और फेवर चाहिए। अब से जो भी हो पिताजी को कुछ मत बताना, ये मेरा ऑर्डर है। साई एन का रंग पलक झपकते बादल गया। उसने युंकुन को सीधे धमका दिया। युंकुन ने शक से अपनी आंखें छोटी की। एक पाल में साई एन ने युंकुन पर अटैक करने के लिए लाइटनिंग फास्ट स्पीड से छलांग लगा दी। युंकुन ने जल्द ही अपनी तलवार उठा ली अस अनएक्सपेक्टेड अटैक को रोकने के लिए। युंकुन ने मन ही मन सोचा, तलवार में तो दम है। विश्वास नहीं होता कि ये एक 10 साल के बच्चे की तलवार है। साई एन ने अपनी बॉडी और स्पीड का फायदा उठाया और तेजी से साइड में मूव हो गया। युंकुन हैरानी से सोचा, ये लड़का कितना फास्ट है। अचानक साई एन उसके सामने से गायब हो गया। पता चला साई एन हवा में उछलकर पलट गया था, युंकुन को हैरान करते हुए। कब हुआ ये? युंकुन ने जल्द ही खुद को संभाला और पलट गया। दोनों की तलवार टकराई और एक पावरफुल एयर करंट बन गई। साई एन ने हार नहीं मानी और अटैक कंटिन्यू करने के लिए दूसरी जगह मूव हो गया। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी और उसका छोटा शरीर तेजी से आगे बढ़ा। दोनों ने कुछ और अटैक्स एक्सचेंज किए और युंकुन ने साई एन के सारे अटैक्स रोक लिए। वो पीछे कुड़का और एक लंबी सांस लेते हुए बोला, जैसा सोचा था मैं अभी भी आपसे जीत नहीं सकता। साई एन ने अपनी तलवार रख ली, पैलथा और कहा, वेल डन युंकुन, थैंक्स मेरी हेल्प करने के लिए। युंकुन ने हाँफते हुए तारीफ की, बहुत अच्छा यंग मास्टर। उसने मन ही मन सोचा, मुझे लगा यंग मास्टर साई एन वीक है, लेकिन वो इतना इम्प्रूव हो गया है। एक खुश और ब्राइट स्माइल के साथ साई एन की मेमोरी उसके दिमाग में घूम गई। प्रेजेंट में वापस आते हुए युंकुन ने खुद से कहा, अगर मेरी गट फीलिंग सही है तो यंग मास्टर ने अब तक अपना टेस्ट पास कर लिया होगा। इस वक्त साई एन एक डेविल ऑर्ब के सामने खड़ा था। डेविल ऑर्ब अचानक अटैक करने के लिए आगे बढ़ा। साई एन ने टेंशन में सोचा, वो आ रहा है। डेविल ऑर्ब ने अपना मुंह खोला, अपने शार्प टीथ दिखाते हुए। अचानक उसने एक तलवार का वार अपनी तरफ आते हुए देखा। साई एन ने अटैक किया, जिससे वो साइड में डाइवर्ट हो गया। उसने कामली देखा और सोचा, मेरी करंट पावर के साथ एक मॉन्स्टर से लड़ना मुश्किल होगा। इस फाइट को जितनी जल्दी हो सके खत्म करना होगा। मैं इसे बस इसी एक हिट से खत्म करूंगा। सोचते ही साई एन ने अटैक करने के लिए आगे बढ़ा। वो सीधा खड़ा हुआ और अपनी कलाई को घूमते हुए तलवार चलाई। उसका स्लैश सीधा डेविल ऑर्ब की गर्दन पर रुका। सिर्फ इतना ही नहीं, साई एन हवा में उछल गया और अपनी तलवार डेविल ऑर्ब के सर में घुसाकर जमीन में गाड़ दी। ये सब देखकर आसपास के सारे नाइट्स हैरान रह गए। विलियस ने संतुष्टि से स्माइल किया, जमीन पर पड़े डेविल ऑर्ब की डेड बॉडी को देखते हुए। साई एन खुद को रोक नहीं पाया और सोचा, इतना वेस्ट, इतना खून, कई बॉटल भर जाती इसे तो। उसने मॉन्स्टर के सर से तलवार निकाली और मन ही मन सोचा, अगर मैं ये सब यहाँ करूँ तो लोग मुझे पागल समझेंगे। कम से कम एक कप तो साथ रखना चाहिए था ना। विलियस पीछे से आकार ताली बजाते हुए बोला, शाबाश साई एन। फिर वो पैल था और बोला, जंग के मैदान में मिलेंगे बीटा। उसका केप हवा में उड़ रहा था। विलियस को लगा वो कितना कूल लग रहा है। साई एन झुका और अदब से जवाब दिया, शुक्रिया पिताजी। इस वक्त करम धीरे से बाहर निकला। मालिक, उसने गुस्से से पूछा, क्या तुम मुझे एक फ्रूट पीलर नाइफ समझते हो या क्या? साई एन शॉक्ड होकर बोला, बिल्कुल नहीं, तुम तो एक डेविल स्वॉर्ड हो। ऐसा क्यों पूछ रहे हो? करम ने दांत पीस यूं मटर किया, तो फिर उसे करना मुझे, डैम इट। मैं खून एब्जॉर्ब करके हाई स्ट्रॉन्ग बनता हूँ। वो दुख से डेविल ऑर्ब की डेड बॉडी की तरफ उड़ा और मिन्नाते करने लगा, प्लीज बस एक घूंट पीने दो। ये देखकर साई एन बस हेल्पलेस था। उसने उसे तसल्ली देते हुए कहा, डोंट वरी। साई एन ने एक ईविल स्माइल दी। एक ब्लैक मिस्ट उसके बॉडी को घेरने लगी। उसने करम को हाथ में पकड़कर समझाया, क्योंकि जल्दी ही मैं तुम्हें असली काम के लिए इस्तेमाल करूंगा। बस इंतजार करो। बैटलफील्ड पर खूंखार मॉन्स्टर्स पागलपन में अटैक कर रहे थे। नाइट्स ने उन्हें ट्यूरेंट घेर लिया और चिल्लाए, ये ओगर है।
नॉर्थ वेस्ट के ओगर। उन्होंने तेजी से अलार्म बेल बजा दी। विलियस ने घोड़े को आगे बढ़ाया और ऑर्डर दिया, डिफेंस लाइन बनाओ और इन्हें खत्म कर दो। एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। मॉन्स्टर कंटेनमेंट ऑपरेशन शुरू हो गई। नाइट्स ने ट्यूरेंट अपनी तलवारें उठा ली। एक बड़ा सा मैजिक सर्कल बनाया गया जिसमें सारे मॉन्स्टर्स घिर गए। ये छोटे छोटे सर्कल्स में तकसीम हो गए और अन ओगर्स के पैरों के नीचे ज़िर होने लगे। अन मैजिक सर्कल्स से रोशन रस्सियां निकली और ओगर्स के हाथ पैरों को बुरी तरह जकड़ लिया। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए विलियस ने कमांड दी, अटैक। नाइट्स तेजी से आगे बढ़े और अन मॉन्स्टर्स का खात्मा करने लगे। हर कोई पूरी कंसंट्रेशन से उन्हें खत्म कर रहा था ताकि आगे चलकर कोई खतरा न रहे। खासकर वो जायंट ब्रेडेड हेड ओगर जिसका साइज एक आम इंसान से 10 गुना बड़ा था। मगर वो नाइट अब भी कोल्ड अंदाज में अपनी स्वॉर्ड उठाकर आगे बढ़ा। बस एक स्लैश से उसने उस ओगर का सर धड़ से अलग कर दिया। वो सर सीधा सायन के सामने गिरा। जबकि वो कमली उस सर को गो रहा था, पीछे खादी एमिली डर के मारे चिल्लाई, मारी। वो रोट ह्यू पुकारी। यंग मास्टर। एमिली को अब भी समझ नहीं आ रहा था। उसने पूछा, आप ऐसी जगह क्यों आना चाहते हैं? आपको डर नहीं लगता क्या? सायन ने उसे जवाब नहीं दिया। उसने चारों तरफ देखा और एक लंबी सांस ली। यहाँ वापस आकर कितनी नॉस्टैल्जिया हो रही है। ये जगह आज भी हेल जैसी ही है। विलियस भी अपना काम निपटाकर उसके पास आया और पूछा, सायन, फ्रंट लाइन पर कैसा महसूस हो रहा है? सायन के चेहरे पर कोई तब्दीली नहीं आई। उसने इत्मीनान से जवाब दिया, बस थोड़ा सा नर्वस हूँ। विलियस ने नसीहत दी, देखा, बैटलफील्ड भी एक डेथ ट्रैप है। तुम नहीं जानते कब तुम्हारी जान चली जाए, इसलिए अपनी गार्ड कभी नीचे मत करना। सायन ने संजीदगी से जवाब दिया, जी याद रहेगा फादर डॉट। उसने मन ही मन सोचा, यहाँ फ्रंट लाइन पार ऐसी सिचुएशंस तो बिल्कुल नॉर्मल है। एक दिन में 3 या 4 बैटल्स तो होती ही होंगी। हर बैटल की अपनी डिटेल्ड स्ट्रैटेजी होती है। टैलेंटेड हाई लेवल नाइट्स को फोकस में रखना पड़ता है ताकि वो उन सब मॉन्स्टर्स को हैंडल कर सके जो फ्रंट लाइन क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। बैटल खत्म हुई। पूरा ग्रुप टेंट में वापस आराम करने चला गया। सायन टेंट के अंदर से बाहर झांककर ऑब्जर्व कर रहा था। उसके टेंट की लोकेशन सबसे पीछे के एरिया में थी, जो सबसे सेफ प्लेस भी थी। सायन ने इरिटेट होकर सोचा, ये गार्ड्स हमेशा इतने विजिलेंट रहते हैं। करम को ब्लड सक करने का चांस भी नहीं मिलता। सच में डिनर टाइम तक वेट करना पड़ेगा। वो पहल था तो देखा कि एमिली कंबल में कांप रही है। उसने हैरानी से पूछा, क्या कर रही हो एमिली? एमिली ने कंबल से अपना सर बाहर निकला और चीखते हुए बोली, क्या ड्यूक ने नहीं कहा था कि हम नहीं जानते कब मौत आएगी, इसलिए मैं डर रही हूँ। सायन ने बेचारगी से सांस छोड़ी। हैड हो गई। तो तुम घर जाने के लिए पैकिंग कर रही हो क्या? उसका वो चेहरा देखकर एमिली ने गुस्से में डांटा, आपको लगता है आप वापस जा सकते हैं? आप कब मेरे बिना इंडिपेंडेंट हो पाएंगे? एमिली ने दांत पीस कर उसे सुनाया, मॉन्स्टर्स हर जगह है। फर्ज करो मैं भाग जाऊं तो आपका ख्याल कौन रखेगा, यंग मास्टर? वो इरिटेटेड होकर टेंट से बाहर निकली। चलो, डिनर टाइम होने वाला है। सायन ने अचानक पूछा, एमिली, वो रोब जिसके लिए मैंने तुम्हें कहा था, उसका क्या हुआ? मगर तब तक एमिली जा चुकी थी बिना उसे जवाब दिए। सायन के चेहरे पर नसें उभार आई। उसने मन ही मन सोचा, क्या मुझे यूज फायर कर देना चाहिए? क्या यही तरीका है जिसे वो अपने यंग मास्टर से पेश आती है? रात हुई। सायन ने आहिस्ता से एक डॉल जो उसके जैसी ही बनी थी बेड पार रखी और उसे कंबल ओढ़ा दिया। उसने गौर से एक लम्हे तक देखा और मन ही मन कहा, सब ठीक है ना? अचानक एक आवाज ने पूछा, इस जगह पर भी आप ट्रेनिंग के लिए बाहर जाने वाले हैं? सायन चौंक कर बोला, मैंने तुम्हें जगा दिया क्या? एमिली ने नींद में अपनी आंखें मलते हुए तारीफ की, आप सच में बहुत मेहनत करते हैं। ड्यूक को पता चला तो वो तो बहुत प्राउड होंगे। ये सुनकर सायन ने बेपरवाही से अपनी हुड ऊपर की और कहा, अच्छा मैं जा रहा हूँ, तुम अपना काम नॉर्मल हाई करना, मैं अब भी सो रहा हूँ, याद रहेगा? एमिली ने थक कर जवाब दिया, जी। सायन ने मैजिक का इस्तेमाल किया अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए। उसने मन ही मन सोचा, क्योंकि ये फ्रंट लाइन है, सोल्जर्स की नाइट शिफ्ट्स अक्सर बढ़ा दी जाती है और वो काफी स्ट्रिक्ट गार्ड करते हैं, तो अगर मैं अभी कैंप से नहीं निकला तो फ्रीली एक्ट करना मुश्किल होगा। ये सोचते ही सायन ट्यूरेंट कैंप एरिया से बाहर भाग गया। उसने बोन शू की थर्ड स्किल मिस्ट फॉल स्क्रैम्बल का इस्तेमाल किया क्लिफ से छलांग लगाने के लिए। जमीन पर उतरते हाय सायन ने रियलाइज किया, अगर मुझे सही याद है तो यहाँ तो ढेर सारे मॉन्स्टर्स हैं और यकीनन ब्लड लस्ट डीमन ऑर्ड्स के एक झुंड ने उसे घेर लिया। सायन की आंखें लाल हो गई। उसने एक शैतानी मुस्कान दी और इवैल्यूएट किया, ये तो करम को ब्लड एब्जॉर्ब करवाने के लिए एक परफेक्ट प्लेस है ना करम? ये कहते ही उसने डीमन स्वॉर्ड करम को समन किया। करम ने जब वो खुशबू सूंघी जिसकी उसे मुद्दत से तलब थी तो खुशी से बोला, उफ, कितनी तेज ब्लड की खुशबू है। मालिक मेन, मुझे नहीं लगता मैं अब और कंट्रोल कर पाऊंगा, जल्दी कीजिए, मुझे कुछ काटने दीजिए। सायन ने उसे बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया और अपनी स्वॉर्ड उठा ली। उसने देखा कि डीमन ऑर्ब्स अब भी खतरे से अनजान होकर उसकी तरफ दौड़े चले आ रहे थे। सायन जोश में आगे बढ़ा और बोला, ठीक है करम, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगा। उसने डीमन ऑर्ब्स की तरफ जोर से स्लैश किया।
फिर अपनी स्वॉर्ड घुमाई, पीछे से अटैक करने की तैयारी में उसने मिस्ट स्टॉर्म ब्लेड डांस स्किल का इस्तेमाल किया। सिर्फ एक ही बार में उसने अनडीमन ऑर्ब्स को तबाह कर दिया। उसके एजाइल मूवमेंट्स और तेज ब्लेड ने अन मॉन्स्टर्स को रिएक्ट करने का मौका तक नहीं दिया। रात अभी लंबी थी और आसमान अब भी गहरे अंधेरे में डूबा था। सायन ने एक मेयर ह्यू डीमन ऑर्ब के गले में जोर से एक स्ट्रॉ घुसा दी। फिर उसने कप से उसकी गरम गरम ब्लड कलेक्ट की। जैसे हाई कप भरा, सायन ने ट्योरेंट ब्लड पी लिया। एक ही सांस में उसने सारा इकट्ठा किया हुआ खून खाली कर दिया। सिर्फ यही नहीं, सायन एक रिफाइंड मास्टर भी था। उसने करम को कप के सामने उठाया और पेश किया। ये लो, तुम्हारा है। करम ने एक्साइटमेंट में कहा। मियर अवेकनिंग के बाद ये पहली बार है कि मुझे इतना फ्रेश फील हो रहा है, सायन ने रिफ्रेशिंग अंदाज में कहा। बहुत खूब, तो हम ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्या कहते हो? करम ने उससे सपोर्ट करते हुए कहा। आप देखो, ये जो बग्स हैं, इनके साथ हम कब तक स्ट्रांग बनेंगे? सायन ने कॉन्फिडेंट होकर मुस्कुराया। फिक्र मत करो, रात अभी बाकी है, मॉन्स्टर्स तो अभी और भी है।